बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस ज़ेर समाअत था और जिसमें 9 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच भी बन गया था। लेकिन आज उस बेंच के 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान जो हैं, उन्होंने ये केस समाअत करने से और सुनने से इनकार कर दिया, माजरत कर ली। जिनमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। तो ये जजी साहबान जो हैं, ये उस बेंच से अलहदा हो गए हैं। अब बेंच जो है वो बाकी 5 जजेस पर मुश्तमिल है, जिस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीज़ अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मज़हर अली। अब इन 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो उस केस की समाअत करेगा जो पाकिस्तान के 2 सूबों में आइंदा इलेक्शन का जिम्मेदार कौन है और किसने इलेक्शन करवाना है, उस पर बात करेगा। अब जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है तो इस पर कुछ जजी साहबान का व्यू जो है वो पहले आ चुका है। जमाल मंदोखेल साहब का जहाँ तक ताल्लुक है तो उनका इस हवाले से उनकी रिजर्वेशंस थी कि ये अज़ खुद केस, जिसको हम सुओ मोटो केस भी कहते हैं, ये वो नहीं बनता। और जहाँ तक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का है, उन्होंने असम्बलियों की तहलील के हवाले से भी अपना एक सवाल किया था कि आइनी तौर पर क्या असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं नहीं वक्त से पहले, क्योंकि 5 साल के लिए MPAs और या MNAs भी मुंतखब होती हैं। तो 5 साल से पहले जो है वो आइनी तौर पर कैसे तहलील किया जा सकता है असम्बलीज़ को। अब जहाँ तक अतर मिनल्ला साहब का ताल्लुक है तो वो ज़ाहिर है उससे अलहदा हो गए हैं, लेकिन जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो बहरहाल बेंच का हिस्सा हैं। तो अब उस पर समाअत आज जिस तरह होनी तवक्को की जा रही थी, वैसे तो आज समाअत नहीं हो सकी, लेकिन अब कल तक के लिए उसको दोबारा फिर मुलतवी कर दिया गया। और बल्कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको कंक्लूड करें और फैसला करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं वो भी हाजिर हुए कोर्ट में और भी बहुत सी बातें हुई। तो मेन जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि जी ये इलेक्शन कराना किसने। मैं अपनी पहले भी 2 वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जिसको आईने पाकिस्तान भी कहते हैं, वो इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218 218 वो इसमें बड़ा वाज़ेह है और मैं उसका जो उर्दू मफहूम है वो आपके सामने रख देता हूँ। आर्टिकल 218 उसकी जो क्लास 3 है वो ये है कि किसी इंतखाब के सिलसिले में, इससे पहले ये है कि ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के मकासद और उसको डील करता है, और फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्म क्या होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कैसे होगा, चेयरमैन होगा, 4 अरकान होंगे। लेकिन जो इलेक्शन से जो चीज़ रेलिवेंट है वो ये है कि जी किसी इंतखाब के सिलसिले में तश्कील करदा इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ होगा जो उसके इत्मीनान के लिए ज़रूरी हो कि इंतखाबात ईमानदारी, हक और इंसाफ के साथ और कानून के मुताबिक मुनक्किद हों और ये कि बदउनवानों का सद्भाव हो सके। अब ये आर्टिकल 218 कहता है। और फिर इसके साथ साथ जो आर्टिकल 219 है वो बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन को जो है वो डिस्कस करता है कि इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ क्या होंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए फहरिस्तें तैयार करेगा, उन पर नज़रसानी करेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके साथ साथ जो है एक उज़र पहले भी मैं अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, आता रहा है कि जी पैसे नहीं है। कभी कोई कहती हैं कि जी हमारे पास अफरादी क़ुव्वत नहीं है, फ़ौज वो जबान देने के लिए तैयार नहीं है, रेंजर भी माजरत कर चुकी है, IG भी माजरत कर चुके हैं। तो उसके लिए भी कानून में, आइन में पाकिस्तान के एक आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 220 जो है वो बड़ा वाज़ेह है। उसमें ये है कि जी तमाम इंतज़ामी हुकाम, फेडरेशन और सूबों की ये ड्यूटी होगी कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की उनके जो काम है उसकी वो फ़राइज़ मनसबी जो उनको हासिल हैं आइनी और कानूनी तौर पर, उनकी अंजाम दही में उनकी मदद करें। यानी ये आर्टिकल 220 जो है ये बाउंड कर रहा है पाकिस्तान के तमाम तर इदारों को कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे उस सारे इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में।
تو یہ دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ بینچ کیوں ٹوٹا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نادیدہ ہاتھ جو بظاہر تو نادیدہ ہوتے ہیں لیکن پتہ سب کو ہوتا ہے، وہ بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں، ان کا انٹرویو وہ بھی آپ سب لوگ سن چکے ہیں کہ ایجنسیز کی مداخلت اور بینچ کے بننے، بینچ کے ٹوٹنے اور فیصلوں میں کون کون کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے، وہ ساری باتیں انہوں نے کھل کھلا کے کی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں دیے گئے حقوق کی پاسداری کرتی ہے، عوام کو ان کا جو جمہوری حق ہے وہ دیتی ہے، یا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اسی نظریہ ضرورت کا شکار ہوتی ہے جو پہلے بھی بہت ساری کورٹس جو ہیں اور ججز صاحبان جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ تو قانون کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نزدیک جو ہے وہ نہ تو کوئی ادارہ مقدس ہے اور نہ ہی کوئی فرد مقدس ہے۔ پاکستان میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے نزدیک آئین مقدس ہونا چاہیے، اور اگر آئین کو سامنے رکھا جائے تو بہرحال الیکشن جو ہے وہ ان دو صوبوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام کا بنیادی حق ہے کہ ان کو ان کے نمائندے جو ہے وہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ خوش آئند ہوگا، اور قانون اور آئین کی حکمرانی میں جو کردار ادا کیا جاتا ہے عدالتوں کی طرف سے، تو وہ ایک ایسا کردار ادا کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی طرف سے سپریم کورٹ پر جو ہے وہ حملہ بھی کیا گیا ہے، میں تو اس کو حملے کا لفظ استعمال کروں گا، جو رانا ثناء اللہ صاحب جو کچھ فرما چکے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ انہوں نے تو باقاعدہ تصویریں اور ججز کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور ان پہ کرپشن کے الزامات لگائے، لیکن اس کا جو ہے وہ پھر جواب دیا فواد چودھری صاحب نے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ اگر اسمبلیاں بحال کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ توڑیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے فواد چودھری صاحب اگر یہ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوگی، یا ان کو کوئی ایسی اطلاعات مل رہی ہوں گی کہ شاید معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ ادارے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ پاکستان کا آئین انہیں روکتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت سے باز آ جائیں، عدالتوں کو اور سیاسی اداروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ اسی مداخلت نے اور عوامی مینڈیٹ کے احترام نہ کرنے نے اس ملک کو دلخت کیا تھا۔ حاکم بدہن دوبارہ ایسی صورتحال پیش آئے، لیکن جب عوام کو ان کا بنیادی حق نہیں دیا جائے گا، ان کو ان کے نمائندے منتخب کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا، تو پھر اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ بہرحال پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ملک جو ہے وہ کسی مزید بحران کا سامنا کرے، اور یہ ساری سیاسی صورتحال اگر اس کا بروقت اور آئین کی روشنی میں اس کا کوئی حل نہ نکالا جائے تو پھر صورتحال وہ دوسری طرف چلی جائے جہاں لوگ جو ہیں وہ بنیادی بولنے کے حق سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے سابقہ جو ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، ان کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اور وہ مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی آر ان کی میرے سامنے ہے۔ یہ تھانہ کرمنا ہے ضلع اسلام آباد میں، اس میں ایف آئی آر نمبر 150/23 درج ہو رہی ہے۔ یہ 26/2/2023 کو درج ہوئی ہے، اور یہ درج کرا رہے ہیں اویس خان مجسٹریٹ اسلام آباد، اور یہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے 153A اور 505 تعزیرات پاکستان کے جو سیکشن ہے اس کے تحت۔ اور اس پہ الزام یہ ہے کہ اب جو کمپلیننٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں ٹی وی پہ شو دیکھ رہا تھا جس کا نام عمران خان بول کے ساتھ ہے، جس میں مختلف اشخاص کو بطور مہمان مدعو کیا گیا تھا۔ ایک مہمان جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب تھے۔ دوران پروگرام ایک سوال کے تناظر میں جنرل نے امجد شعیب نے کہا کہ اب آپ دیکھیے کہ جیل بھرو تحریک چلائی، دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بھی آپ ایکشن کر رہے ہیں اس سے آپ جو ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ہوگا یا نہیں۔ جیل بھرو کی جتنی بھی تحریکیں پہلے چلتی رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں تو ان میں کوئی ایک آدھ کامیاب ہوئی ہوگی، ورنہ کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں اذیت اور تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں۔ جو خود پرست اور بے شرم اوپر بیٹھا ہوتا ہے حکمران، اس کو تو پرواہ نہیں ہوتی، وہ آپ کے بندوں کو اٹھائے گا اور جا کر 200 کلومیٹر دور کہیں بس سے اتار دے گا کہ جاؤ بھائی بس، کچھ کو جیلوں میں ڈال دے گا،
कुछ को पूरे पाकिस्तान में फैला देगा सॉरी, मुख्तलिफ जगहों पर आप ढूंढते रहेंगे कि आपके रिश्तेदार किधर चले गए, आप अपने आप को अजियत देते हैं। लॉन्ग मार्च आपने की, किसी ने लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर हुकूमत बदली, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आप अपने लोगों को जलीलो ख्वार कर दिया, उनके घरों में भी छलांगे लगाई उन्होंने, और वैसे भी भूख गर्मी और प्यास में। और फिर जिस पर मेज़बानी का मतलब तो फिर बेस्ट ये कि घर बैठ जाएं इमरान खान साहब और बद्दुआएं दें बैठ के, इससे तब्दीली आ जाएगी। जिसके जवाब में जनरल साहब ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं। देखिए मेरी बात सुने कि आप अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करें, जिसमें हुकूमत को मिसाल के तौर पर, वो कहते हैं मिसाल के तौर पर, आज आप कहते हैं कि जी कल सरकारी दफ्तरों, इस्लामाबाद में सरकारी दफ्तरों में कोई नहीं जाएगा, और अगर आपकी कॉल पर लोग नहीं जाते, और ये लफ्ज काबिल गौर है कि अगर आपकी कॉल पर लोग नहीं जाते तो अगले दिन हुकूमत ये सोचेगी कि हम बैठे हुकूमत तो कर रहे हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद ने इस बयान और तजिया के जरिए सरकारी मुलाजमीन और अपोजिशन को अपने सरकारी और कानूनी फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने के लिए उकसाया है। उनका मकसद जो है वो अपोजिशन और सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ बेचैनी, बदअमनी और दुश्मनी जो है वो पैदा करना। ये एलिगेशन है जो उन पर लगाया गया। और जहाँ तक इस एलिगेशन का ताल्लुक है, तो अगर ताज़ीरात पाकिस्तान को देखा जाए तो ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ा 153 है वो ये कहती है कि कोई शख्स अगर फ़िरक़ों में दुश्मनी बढ़ाता है, तो अल्फाज से, ज़ुबानी तहरीरी इशारे से या किसी और तरह से जाए पैदाइश, ज़ुबान, ज़बात, जमात या किसी और बुनियाद पर जो भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के, नस्ल या इलाका के लोगों के दरमियान हो, नफ़रत या बदखाही के जज्बात को फ़रोग़ दे या शह दे या उसका इक़दाम करे। तो जहाँ तक इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो, यानी अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी आप सरकारी दफ्तरों में ना जाएं तो फिर इस तहरीक के शायद मकासद पूरे हो सकते हैं, हासिल हो सकते हैं। यानी वो एक सवालिया निशान है उनके फिक्रे में कि अगर ऐसा होता है तो। अब इसमें कहीं उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे के किसी भी सरकारी मुलाजिम को या किसी शख्स को पॉइंट आउट ये करके ये नहीं कहा कि आप इमरान खान की कॉल पर ऐसा करें, अपने ऑफिस ना जाएं। अगर उन्होंने किसी शख्स को मुखातिब करके या किसी इदारे को मुखातिब करके ये कहा होता तो फिर ये बादिर नज़र में इल्ज़ाम जो है वो उन पर दुरुस्त साबित होता नज़र आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर इसके साथ साथ जो है वो और जो उन पर दफ़ा लगाई गई है वो है 505। अब 505 ताज़ीरात पाकिस्तान जो है कि वो बयान जो पब्लिक को फसाद की तरफ माइल करते हैं, अगर कोई शख्स ऐसे बयान देगा तो फिर उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 505 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। अब उसका भी मैं उर्दू मफहूम आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान की बर्री, बहरी या हवाई अफवाज के किसी अफसर, सिपाही, मला या हवाबाज से बगावत कराए या उसकी तहरीक करे या वो अपना फ़र्ज़ अदा करने में गफलत करे या फ़र्ज़ अदा ना करे, फिर कि अवाम के किसी ख़ास तबका को खौफ में डाले, किसी शख्स को रियासत के खिलाफ किसी जुर्म मुर्तकिब होने की तहरीक दे, उसमें मुआविन हो, तो फिर उसे ऐसी सजाएं कैद दी जाएगी जिसकी मियाद जो है वो फिर आगे उसकी 7 साल और फिर इससे आगे भी है, सजाए मौत का भी है इसमें, सजाए जुर्माना। तो ये है 505। तो अब अगर इसको भी सामने रखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब जो हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी और जवानी जो है वो पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के गुजार दी और इस मुल्क के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं, और ऐसा शख्स वो अपने बयान में किसी इदारे का, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के किसी ऑफिसर्स को या किसी भी उनके शख्स को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें, लेकिन उनके खिलाफ ये मुकदमा कायम कर दिया गया। और ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान में जमहूरियत और हक के आज़ादी इजहार राय को बुरी तरह से पामाल किया जा रहा है, और जो डिक्टेटरशिप यहाँ रही है अगर देखा जाए तो ऐसा सलूक उस दौर में भी नहीं होता था। बज़ाहिर ये जो जमहूरी हुकूमत है इसने लोगों से रोज़गार छीना, लोगों से रोटी छीन ली, और अब एक बोलने की आज़ादी जो है वो भी ये छीन रहे हैं। पाकिस्तान में बोलने की पादाश में बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, और ख़ुसूसन इस दौर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, और वो सियासी कारकुनान और जो कायदीन थे, आज़म सवाती साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शेख रशीद हैं और ऐसे लोग हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी आवाज़ उठाने और बोलने के जुर्म में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं।
मैं ये समझता हूँ कि आला अदालतों को नोटिस लेना चाहिए इसका, और जो FIR लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब के खिलाफ दर्ज की गई है उसको खारिज होना चाहिए। बल्कि उसमें एक और भी जो जुल्म हुआ है वो ये है कि 80 साल का शख्स, उसका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है उस पर पहले भी बहुत सारे सवालिया निशानात थे, और अब इन सियासी कारकुनों या इन बोलने वाले लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है, बदकिस्मती ये है कि अदालतें जो हैं उनको जिस तरह रिलीफ देना चाहिए वैसे रिलीफ नहीं दे रही। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ इंसाफ होगा, और उनको जो आइंदा समाज जो भी होगी उनके खिलाफ ये केस जो है वो खारिज किया जाएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।